उससे पहले प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट होता था और प्रोसीजर ऑफ 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करा इसकी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिविंग डॉक्यूमेंट है, क्योंकि अगर चेंजेस आते हैं तो चेंजेस कैसे करेंगे, फिर एक तो तय ही करेंगे ना, इसी से होता है। अब उस तरह से प्रोसीजर होता है, जो मार्जिनल नोट होता है जैसे कि जो मेडिकल को मार्जिनल नोट बोलते हैं, तो मार्जिनल नोट के खाली प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट होता है, ये सिर्फ इसकी हेडिंग होती है, जब आप पढ़ोगे सामने आज का पावर ऑफ प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट तब समझ प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट होता है और फिर क्लॉज 2 होता है। यही समझ निकालें कि 96 मार्जिनल नोट स्पेसिफिक प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट हैड ओनली क्लॉज 2 ऑफ प्रेजेंट। अब जो डिस्प्यूट है वो मैं सब मैं यहाँ पे मतलब चलता हूँ तो लिखूँगा, हमला कर जाऊँगा। अब पावर ऑफ स्टार्ट अभी बेसिकली आर्टिकल 360 में ये पावर ऑफ अमेंडमेंट आई कैसे, ठीक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्रोसीजर में समझ नहीं लग रहा था अभी पावर ऑफ अमेंडमेंट सबसे पहला केस जो होता है उसको संतुरी के साथ नहीं पढ़ना है, सिंपल है। देखो अमेंडमेंट पढ़ना, अमेंडमेंट में बताया 368 1951 में लाया है, उस समय से प्रोसीजर दे रखा था क्लॉज 2 के अंदर। प्रोसीजर क्या बोल रहा था पर वो ये कि बिल कैसे अमेंडमेंट करना है आपको, जो मैंने पहले बता दिया कि बिल इंट्रोड्यूस कराओगे किसी भी हाउस में कैसे मेजॉरिटी के पास जाएगा, बिल में कर देगा, ये था। अब आता सब्जेक्ट मुझे आता है ऐसा आते हैं संसद के पद के 1951 सेंट्रल यूनियन देखो इम्पोर्टेंट 1951 में क्या क्या हुआ। 1951 के अंदर जो है बेसिकली तो शेड्यूल 9 लाया है गवर्नमेंट के द्वारा। उस समय उनको लैंड रिफॉर्म्स करते हैं, आपको पता है देखो जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय जमींदारी सिस्टम जो जमींदारी सिस्टम करने में तो बड़ी बड़ी ज़मीनें जो होती हैं सिर्फ एक ही ज़मींदार है उसके पास। तो अब सरकार ने बोला इनको ज़रूरत होगी कि ज़मीन लेके बांटनी तो पड़ेगी। जब जमीन सरकार उनसे पैदा तो कर नहीं देगी, पहले की जो ज़मीन होगी उसी को जिसकी है उसकी लेके बांट देगी उसमें से। तो जब तक गवर्नमेंट बोला लैंड रिफॉर्म्स पर लाना पड़ेगा, लैंड रिफॉर्म्स लाने पड़ेगा। उनको ये पता था कि अगर लैंड रिफॉर्म्स की ज़मीन नहीं है तो उस समय आर्टिकल 19F होता है, उस समय में आर्टिकल 19F होता है। 19F में राइट टू प्रॉपर्टी है और राइट टू प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट होता है। फंडामेंटल राइट होता है तो प्रॉपर्टी ले नहीं सकते। सरकार ने कहा क्या किया जाए, उन्होंने तो खेला एक फीचर, उन्होंने चलो कुछ यहाँ पर हम लोकल लगा, उन्होंने ना इंट्रोड्यूस करा 1951 में इंडक्ट करा शेड्यूल 9, ठीक है, शेड्यूल 9 आर्टिकल 31 में क्या है ए और बी आर्टिकल वो शेड्यूल 9 को ऐड करा, दूसरा आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B ये तीन बेसिकली हुआ क्या, ये 3 चीज़ें क्योंकि अब सरकार को ज़मीन लेनी थी, ज़मीन लेकर मकानों को लोगों को बांटनी थी, जब राइट टू प्रॉपर्टी होना उन्होंने 3 चीज़ें इंट्रोड्यूस की। सबसे पहले शेड्यूल 9 लाया, आर्टिकल 31A लाया, 31B लाया। शेड्यूल 9 में कैसे चीज़ है, अगर सरकार अगर स्टेट कोई भी चीज़ कोई भी प्रोसेस है कोई भी अमेंडमेंट अगर वो शेड्यूल 9 के अंदर डाली जाए तो उसको जुडिशल रिव्यू नहीं करेगा। मतलब अब उसमें कुछ भी लिखा हो, सरकार ने कोई भी लॉ लेके तो उस लॉ को डाल दिया शेड्यूल 9 के अंदर, शेड्यूल 9 में डाल दिया, अब वो लॉ कुछ भी वायलेशन करता है जैसे कि फंडामेंटल राइट का कुछ भी करता है उसको जुडिशल रिव्यू से मतलब कोर्ट में नहीं जा सकता, उसको होता गलत होता है तो जुडिशल रिव्यू भी हो सकता है कोर्ट का नहीं ये करा। अच्छा ये करा 31 या 31B के अंदर मूवी का डाउन होती है अभी के अभी देख बेसिकली मुझे समझ ना पहली बार जो है 31 या 31B के अंदर जो है मुझे लगता है और DPSP इसको ज़्यादा महत्व दिया गया रिलेशनशिप पढ़ा था उसमें दिया गया था, ठीक है। तो मैं अभी 31A और 31B पढ़ कर बताता हूँ। ये बोलता है सीलिंग ऑफ लाइफ लॉस प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है।
और 31 the regulation of certain action without previously states act generally provision 31 none of the acts regulations situated in line schedule from now the इन्होंने क्या करा एक्चुअली इन्होंने करा इसमें वही बात कर रखी थी बेसिकली कि लैंड ली जाएगी लोगों से जिन्होंने 31 दे रखा था और इसको शेड्यूल 9 में डाल दो तो शेड्यूल 9 चीज़ को डाल लो तो आप जो है उसको जुडिशल रिव्यू नहीं कर सकते ये प्रॉब्लम है। अब संगरी में होता संगरी के साथ लैंड रिव्यू ठीक है उस लैंड को कर लिया गवर्नमेंट ने क्या लैंड रिफॉर्म एक्ट करेंगे भाई ऊपर हम लैंड रिफॉर्म्स करने करते तो शेड्यूल 9 में उन्होंने डाला था 31 ली उसके तहत उन्होंने उसकी लैंड ले ली होगी उसकी लैंड ले ली लेकिन वो 31 ली की करीबी जो चीज़ें हमें शेड्यूल 9 में डालेंगे तो उसको हम उसके खिलाफ जुडिशल रिव्यू नहीं करते सर और कोर्ट में जाती तो कोर्ट में हुआ ये तो सज्जन जी की जितना नॉर्मल इसमें समझ नहीं पाया था कि हुआ करें सज्जन जी लेकिन नॉर्मल सी बात है उसकी जरूर लैंड ही लेके गई होगी जिसकी वजह से वो कोर्ट पहुँचा है। अच्छा कोर्ट में पहुँचा अब वहाँ पर क्वेश्चन क्या है मतलब जो एडवोकेट्स है सज्जन सिंह की तरफ से उन्होंने क्या बेसिकली रखा मतलब कि कोर्ट के सामने क्या रखा होगा दिल्ली क्या रखी उन्होंने क्या आर्गूमेंट्स रखे हैं वो चीज़ करने के लिए तो उन्होंने बोला होगा कि क्या बोलते हैं जो सबसे पहली बात ये हुई जो आर्टिकल हाँ इसमें ये मेन है ना तो बहुत सारे एक को दिमाग में रखते हैं जो पेपर के अंदर काम आ रहा है जो हाईलाइट है तो इसमें बोला कि जो जिस पावर से आपको 368 जो करी है ऐसा अमेंडमेंट करा है इसकी पावर कैसा है तो मैंने क्या बोला सब 368 में सिर्फ अगर आप हेडिंग देखोगे तो वो प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट होता है प्रोसीजर अमेंडमेंट दे रखा होता है क्लॉज 2 में दे रखा होता है तो हमें पावर तो लेकिन तो जो हमारे शंकरी प्रसाद शंकरी प्रसाद के जो वकील हुए उन्होंने सबसे पहले जो मुद्दा इशू उठाया होगा वो ये होगा कि पावर एक ऐसी पावर किस पावर को है अमेंडमेंट करेंगे क्या ये स्पेशल लेजिस्लेटिव पावर या फिर सिंपल लेजिस्लेटिव पावर को मैं समझा देता हूँ दो टाइप की पावर्स होती है स्पेशल लेजिस्लेटिव पावर एंड सिंपल लेजिस्लेटिव पावर स्पेशल लेजिस्लेटिव पावर होती है जिसमें बेसिकली आप जो है फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं करते कोई प्रॉब्लम स्पेशल लेजिस्लेटिव लेकिन अगर सिंपल लेजिस्लेटिव पावर है तो बेसिकली मतलब फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं करते ऐसा कुछ अमेंडमेंट नहीं कर सकते जहाँ पे आप क्या होती है पावर का इस्तेमाल होगी तो फंडामेंटल राइट्स का होगा स्पेशल लेजिस्लेटिव पावर में करते हैं पहला क्वेश्चन ये उठाओ दूसरा क्वेश्चन लॉ का डेफिनेशन के अंदर आता है एक बार हम देख लेते हैं सर ने बेसिकली जो हमें जो नोट्स में पाए थे उन्होंने जो इशू करा था हाईलाइट ज़्यादा वो था ये पावर अमेंडमेंट के सेक्युलर ऑर्डिनरी दूसरा या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लॉ है अंडर आर्टिकल मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा कि होता क्या तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ थोड़ी सी तब बन जाती है अरे वो मुझे मेन इशू होता था कोर्ट में इन केस में कंसर्न करा था इशू वेदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर लॉ विदिन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13 एंड वेदर अमेंडमेंट इज एन ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव और स्पेशल दोनों को बताइए इशू होता है ये डिसाइड करने का दो इशू होते हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये इसकी जो पावर आती है क्या वो स्पेशल लेजिस्लेटिव पावर है या ऑर्डिनरी दूसरा होता था क्या ये लॉ के डेफिनेशन के अंदर आता है ठीक है 13 तो पहले मैं तुम्हें बताऊँगा कि बेसिकली ये स्पेशल लेजिस्लेटिव पावर है या फिर मेरे हिसाब से देखते अब वो कोर्ट में दो अप्रोचेस किया है यहाँ तो वो उसी के हिसाब से चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लेकिन उनको फिर जो लैंड रिफॉर्म करे रहते हैं वो करना जरूरी है वो भी जानने की बात वोट नहीं है वोट वो चाहती के लिए अगर ऐसे करेंगे तो ये जो 19 में पहला बैंक में टैक्स हुआ लैंड रिफॉर्म को लेकर ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या करा जाए कोर्ट ऐसा होगा कि देखो अगर आप आर्टिकल 13 को पहले इसलिए आर्टिकल 13 बड़े समझना पड़ेगा उसी से मैं डिस्क्राइब करेंगे तो कोर्ट में तो स्पेशल लेजिस्लेटिव पावर ना सिंपल वर्ड में वो जाना तो कोर्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशन वो सेंट्रल स्पेशल लेजिस्लेटिव पावर स्पेशल लेजिस्लेटिव पावर मतलब वायलेशन करा जा सकता है अब नहीं मैं लगती है उसको लॉ के लॉ के अंदर आता ही तो अगर आप आर्टिकल 13 देखो ना आर्टिकल 13 का तीसरा क्लॉज अगर आप देखो ठीक है तो जो 13 का तीसरा क्लॉज है ना उसमें लॉ की डेफिनेशन नहीं है उसकी लॉ की डेफिनेशन नहीं है जो पार्ट 2 है
उसमें लॉ की डेफिनेशन मतलब ये लॉ की डेफिनेशन अलग अलग पार्ट के बारे में हो सकती है। तो पार्ट में लॉ की डेफिनेशन कोई भी ऑर्डर है, कोई भी ऑर्डिनेंस, नोटिफिकेशन, रूलिंग, ये जो कोर्ट ने दिया है ऑर्डिनेंस, सब लॉ की डेफिनेशन में रखा है। लेकिन इन्होंने ना उस समय कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं लिखा हुआ, अमेंडमेंट लॉ के डेफिनेशन में नहीं लिखा हुआ। कोर्ट ने कहा क्योंकि अमेंडमेंट लॉ के अंदर नहीं लिखा, इसका मतलब ये है अगर उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, अगर वो चाहते कि अमेंडमेंट लॉ के डेफिनेशन के अंदर आए तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना हो, तो वो जो भी उसको डाल देते हैं। उन्होंने निकाला नहीं है तो मान के चलना है कि जैसे कि जो अमेंडमेंट था वो लॉ के डेफिनेशन के अंदर नहीं आता। अब क्योंकि अमेंडमेंट लॉ के डेफिनेशन के अंदर नहीं आता, लॉ के डेफिनेशन के अंदर जो आता है वो वही फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर सकते हैं ना। जो लॉ की डेफिनेशन नहीं है पार्ट की मतलब उससे अगर फंडामेंटल राइट ले भी रहे तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कोर्ट ने कहा तक अमेंडमेंट लिखना नहीं, क्योंकि अमेंडमेंट लिखना नहीं आता तो लॉ की डेफिनेशन के अंदर नहीं आता। लिखा गया है मान के चलें तो लॉ के डेफिनेशन में क्योंकि लॉ के डेफिनेशन के अंदर नहीं आता। तो अगर अमेंडमेंट के वायलेशन को फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट क्योंकि लॉ के डेफिनेशन के अंदर नहीं है, तो ये तो हम इसको इसके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ले सकते। ये बच्चे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया, फिर वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन को कुछ स्टेट के खिलाफ जैसे कर दिया। दूसरा बात ये वो लॉ पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, पहला क्लॉज है तो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, और वो अगर वैसे कोई वायलेशन करता है फंडामेंटल राइट तो वो डेट ऑफ इनैक्टमेंट से लेकर वॉइड हो जाएगा। और अगर हम बात करें प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की तो बेसिकली प्री कॉन्स्टिट्यूशन बना है जनवरी 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 से जो हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमने इनैक्ट कर दिया, ठीक है, फिर इन्फोर्स कर तो उस तारीख से पहले तक जो है क्या बोलते हैं वो लॉ जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेशन करता है वो उससे पहले वायलेट रहेगा, लेकिन उसके बाद से जो है वो वर्ड होगा वो वर्ड। ये पहले क्लास में बताया। दूसरे में बताया है कि बेसिकली कि दूसरे में अभी जो करंट जो स्टेट है वो कोई भी लॉ नहीं कर सकती जो किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। और तीसरे बताया लॉ की मैं एक बार रीड आउट करना था। तेरह ने बताया था लॉज इनकन्सिस्टेंट इन डेरिवेशन ऑफ फंडामेंटल राइट को पहले बता रहा था all laws enforced in before provision of the Constitution so far they are inconsistent with the provisions of this part shall to the extent of inconsistency be given। ठीक है, मतलब ये कोई एक्ट कोई लॉ बना कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो डेट भी लगाना चाहिए 26 जनवरी उसके डेट के बाद जो भी लॉ बना अगर हम फंडामेंटल राइट से इनकन्सिस्टेंट है जितने पार्ट में इनकन्सिस्टेंट है वो पार्ट का जो है वो वर्ड हो जाएगा। मैं किसी को डॉक्यूमेंट इंक्लूड करूँगी और कैलकुलेटर पढ़ने करती वर्ड का मतलब तो किसी एक्सटेंट का वर्ड है इसलिए वो और दूसरा इसका मतलब है कि किसी को कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो लॉ है जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है अगर वो इनकन्सिस्टेंट है फंडामेंटल राइट तब वो बेसिकली वायलेट करे तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले तक वो वायलेट है, ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद दूसरा पार्ट बनता जो है जो कि वायलेशन में फंडामेंटल वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा कब से हो जाएगा वो 20 जनवरी से 26 जनवरी पहला क्लास है। दूसरे क्लास में बताया कि वे स्टेट ऐसा कोई भी काम नहीं जो फंडामेंटल राइट के वायलेशन हो तो वायलेशन the state shall not use any law which takes away or reduces the right conferred by this part. Any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention to be what? अब मतलब कॉन्ट्रोवर्शन ऐसा है कि रैंडमली अगर इतना क्वेश्चन वर्ड कर दे पूरा का पूरा लॉ ही उसके बाद अगर वो समझ खाली तो लॉ को दस टाइम तो इसलिए पूरा लॉ का लॉ में प्रॉब्लम है इसलिए देखो लॉ की डेफिनेशन क्या दिखा रहा है ये रहता है लॉ ordinance order, bylaw rule, regulation notification, custom or use having to the Indian courts of law enforcement के जैसे लिख दिया
अब ये चौथा क्लोज बाद में ऐड करा है, जब ये बेसिकली जो 24 अमेंडमेंट एक्ट जो आया था तब ऐड करा है ना, ICC को आपको जैसे पढ़ा है। इससे पहले तक जो है अमेंडमेंट दे रखा था नहीं, अमेंडमेंट नहीं दे रखा था। मैंने बोल रखा था, क्या बोल रखा था, ऑर्डिनेंस हो गया, ऑर्डर बायलॉ, रूल रेगुलेशन, रेगुलेशन, कस्टम, ये सब, तो किसी को जैसा दे ही नहीं रखा था, तो मतलब वो लॉ नहीं हुआ। लॉ मैंने तो कोर्ट में सीधी करना देखो कैसा, लेकिन आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के अंदर जो है जो लॉ की डेफिनेशन दी हुई 13 क्लॉज 3 की लॉ की डेफिनेशन दी हुई है, उसके अंदर अमेंडमेंट नहीं दिया हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली चाहती होगी कि अमेंडमेंट जो लॉ की डेफिनेशन नहीं है, लॉ की डेफिनेशन कोई फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन नहीं करेगा तो कुछ कर नहीं सकता कोई, अगर लॉ की डेफिनेशन के नहीं पढ़ता तो यहाँ पे बेसिकली जो आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 वो जुरिस्डिक्शन बता कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में, तो जुरिस्डिक्शन 32 में बता सकते हैं और 13 में बताया गया था फंडामेंटल राइट्स को लॉ से सकता है, क्योंकि बेसिकली आर्टिकल 13 के लॉ के अंदर अमेंडमेंट नहीं दे रहा है तो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं पड़ता है, जो जुरिस्डिक्शन में नहीं पड़ता तो कोर्ट को नहीं दे सकता। इसका मतलब ये है अगर अमेंडमेंट के थ्रू आप कुछ भी ऐसी चीज़ है जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है वो वैलिड रहेगा, और क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे। अच्छा देखो, अगर वो मुझे संकेत बता रहा है कहीं नहीं जा रहे हैं इसमें ऐसे शंकर प्रसाद का कहने का मतलब क्या है, उसका फैमिली बोलता है उसके बेसिकली मैं वैसे समझ में आ रहा है मुझे तो कभी कैसे हुआ वो क्वेश्चन होते हैं क्या बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो क्या बोलते हैं स्पेशल लेजिस्लेटिव पावर के तहत, स्पेशल लेजिस्लेटिव पावर है ना ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर, तो वो कौन सी कहता है स्पेशल लेजिस्लेटिव पावर। और क्या ये आर्टिकल 33 के अंदर लॉ का डेफिनेशन दी हुई उसके अंदर पढ़ता है नहीं पढ़ता, तो नहीं पढ़ता है, मैंने बोला था लॉ का डेफिनेशन में नहीं देखता, मतलब बेसिकली ये करते हैं ये कॉन्ट्रडिक्शन कर सकता है, वायलेशन कर सकता है फंडामेंटल राइट, तो करता भी है तो जुरिस्डिक्शन नहीं है, 13 में जुरिस्डिक्शन में नहीं पड़ा तो कुछ कर नहीं सकते, और क्योंकि ये वायलेशन कर पा रहे फंडामेंटल राइट का मतलब क्या है वो स्पेशल लेजिस्लेशन। देखो जो उस समय जो आर्टिकल देखो पावर नहीं दी, तो जो शंकर प्रसाद के वकील वो ये कह रहे थे कि ये ना ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर है, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर ना आर्टिकल 246, 47, 48 में इसमें वो जो न्यू स्टेट लिस्ट नहीं बड़ी देंगे स्टेट लिस्ट और क्या बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, तो उसमें सब्जेक्ट मैटर दे रखे थे कि कौन सा स्टेट में लॉ बना सकते हैं, यूनियन के लॉज बना सकते हैं, ये दोनों को लॉ ये सिंपल लेजिस्लेटिव ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर उनका जो लॉ उनके तहत कोई भी कानून बनाएंगे ना वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं करते, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन का कितना ले सकते। अब वो बोल रहे थे क्योंकि इसके अंदर पावर लिखी नहीं थी तो मतलब इनकी अल्टीमेटली पावर कहाँ पे आनी होगी, 245, 42, 48 में आनी है, तो पता है अगर लिखा हुआ कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर अगर कोई भी मैटर नहीं देता किसी भी लिस्ट के अंदर और उसको किस लिस्ट में चलेगा, न्यू लिस्ट में चलेगा। अगर कोई ऐसा मैटर है जो कि किसी भी लिस्ट में नहीं लिखा हो, ऐसा हो सकता है तीनों में नहीं है तो यूनियन लिस्ट का बात मानो क्योंकि यूनियन बना सकते हो, तो उन्होंने बोला है कि पावर लगेगी तो यूनियन बनाएगी, ये कहना चाहता है क्योंकि यूनियन बनाएगी तो सिंपल लेजिस्लेटिव पावर हो जाएगी, सिंपल लेजिस्लेटिव